नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग, इसके हम एसएसटी में जो अपना इतिहास विषय के जो टॉपिक हैं उनको कवर कर रहे हैं। और आधुनिक भारत में हमने 1857 की क्रांति, उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। साथियों, राष्ट्रीय आंदोलन में हमने देखा 3 चरणों में हमने उसको बांटा है: उदारवादी युग, उग्रवादी युग और फिर गांधी जी का योगदान, गांधी युग। ठीक है, अब हमारे पाठ्यक्रम की बात करें तो नरम दल और गरम दल, यहाँ से प्रश्न आता है। तो नरम दल में से तो प्रश्न आएगा आपका राष्ट्रीय कांग्रेस में से। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो, कांग्रेस के जो मुख्य अधिवेशन हैं उनके अध्यक्ष की बात हो, या उस अधिवेशन की कोई खास विशेषता हो, वहाँ से प्रश्न बनता है। उग्रवादी युग में से प्रमुख घटनाएं जो उग्र, चाहे बंगाल विभाजन हो, अन्य कोई बात हो, वहाँ से। फिर उसके बाद में गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में असहयोग है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, इन सभी की अपन बात करेंगे। बिल्कुल वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम के अनुसार सीक्वेंस से चलेंगे। अभी जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों की हमने बात की थी। अब हम देखिए नरम दल की कुछ खास बातें। नरम दल में देखिए क्या है, शुरुआत में जो ब्रिटिश सरकार है वो अपनी एक विजय के रूप में देख रही है कांग्रेस की स्थापना को। ठीक है, और शुरुआत में डफरिन ये जो हैं उनको सपोर्ट भी कर रहा है। उस समय आपको पता है वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। लेकिन धीरे धीरे अब ब्रिटिश सरकार की जो कांग्रेस के प्रति जो नीति है उसमें परिवर्तन आने लगा। 1888 में एक भोज का आयोजन हुआ, रात्रि भोज। उसमें डफरिन ने कहा कि अब कांग्रेस वो नहीं रही है, पहले वाली नहीं रही है, ये राजद्रोही होती जा रही है और ये तो एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, पढ़े लिखे भारतीयों के अल्पसंख्यक कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, बोला। और इसी का परिणाम था कि 1889 में उसने सरकारी कर्मचारियों पर अधिवेशनों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ प्रबल उदारवादी लोग भी थे, फिरोज शाह मेहता हैं, रहीमतुल्लाह सयानी हैं। फिरोज शाह मेहता ने यहाँ तक कह दिया था यदि अंग्रेज भारत से चले गए तो हम डाक के माध्यम से तार भेजकर उनको वापस बुला लेंगे। रहीमतुल्लाह सयानी कहता है कि अंग्रेजों जितनी सभ्य संस्कारी जाति तो पूरी सूर्य के नीचे किसी भी धरती पर नहीं है, मतलब कहीं नहीं है। ये प्रबल उदारवादियों में आते हैं। अब ये शुरू में अगर मान लो कांग्रेस विरोध करेगी सरकार का तो दमन कर देगी, इसलिए हम इनके योगदान को अस्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत थे, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः प्रारंभ में उदारवादियों के कारण ही बाद में भारत में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ी थी। उदारवादियों के कारण, इनकी सफलताओं के कारण ही भारत में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ी थी। इन्हीं के प्रयास से जो प्रशासनिक सुधार हो रहे हैं, जो संवैधानिक विकास हो रहा है, उसी क्रम में 1892 भारत परिषद अधिनियम, उसको भी हम नहीं भूल सकते। तो अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की नीतियों में परिवर्तन, सरकार की कांग्रेस संबंधी नीति में परिवर्तन कब आया? 1888 में आया। इसके संबंध में लॉर्ड डफरिन का कथन आपको याद रखना है। लॉर्ड डफरिन कहता है कि अब कांग्रेस राजद्रोही होती जा रही है, कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का नाम मात्र का प्रतिनिधित्व करती है, बोला। कांग्रेस जो है शिक्षित भारतीयों का नाम मात्र का प्रतिनिधित्व करती है, ये इसका कथन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा 1890 में सरकारी कर्मचारियों का कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। कब लगाया? 1890 ईस्वी में। ठीक है, सरकारी कर्मचारी अब कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग नहीं ले सकते। 1890, ये थी बात, कुछ महत्वपूर्ण बातें। उदारवादी में आपको यही बात याद रखनी है। एक तो कांग्रेस से संबंधित, कांग्रेस की स्थापना, उस समय वाइसराय कौन है, ब्रिटिश पीएम कौन है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो मैंने बताए उनको आप अच्छे से याद कर लेना साथियों, वहां से प्रश्न आता है। उसके अलावा अब बात शुरू होती है उग्रवादी युग से। कहां से? उग्रवादी युग से। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन होता है, फिर बाद में सूरत अधिवेशन में इन दोनों में क्या हो जाती है, मतभेद होने के कारण कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है। लेकिन इस उग्रवादी युग में शुरुआत में जो बंगाल विभाजन है या अन्य जो घटनाएं हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आता है, तो इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उग्रवादी युग के प्रमुख नेता कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और एक है अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। वैसे तो भारतीय राजनीति में उग्रवाद का प्रारंभ इन्हीं के एक लेख न्यू लैंप फॉर ओल्ड से माना जाता है।
इन्होंने एक नया लैंप फॉर ओल्ड के लिए, न्यू लैंप फॉर ओल्ड एक लेख लिखा। न्यू लैंप फॉर ओल्ड 1893 ईस्वी में एक लेख लिखा था, लेख। यहीं से भारतीय राजनीति में उग्रवाद का जन्म माना जाता है, अरविंद घोष। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये किसका है? न्यू लैंप फॉर ओल्ड किसका लेख है? अरविंद घोष का है, उग्रवादी नेता है, 1893 में, यहीं से माना जाता है। लेकिन वास्तविकता में उग्रवाद का जन्म होता है 1905 बंगाल विभाजन। 1905 बंगाल विभाजन। तो हम देखते हैं अब बंगाल विभाजन के बारे में, उसकी महत्वपूर्ण डेट क्या क्या याद अपने को रखना है इसके बारे में। ठीक है साथियों, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उदारवादी में 1888 याद रखनी है, कांग्रेस संबंधी नीति में परिवर्तन, ये वर्ष याद रखना है। 1890 सरकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। और उदारवादी प्रमुख नेता लाल बाल पाल और अरविंद घोष का ये लेख न्यू लैंप फॉर ओल्ड 1893। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं, बात करते हैं बंगाल विभाजन। किसकी बात करते हैं? बंगाल विभाजन। देखिए साथियों, अब देखिए बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन जिससे भारत में उग्रवादी विचारधारा का वास्तविक जन्म हुआ। ठीक है, अब देखिए इस समय इसकी महत्वपूर्ण बातें मैंने यहाँ पे लिख दी। इस समय वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन है। ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कर्जन है। और लॉर्ड कर्जन का ही काम था ये बंगाल को विभाजित करना। क्यों? हालांकि उसने कहा तो ये था कि हम प्रशासनिक कारणों से बंगाल को विभाजन कर रहे हैं, बंगाल को 2 भागों में बांट रहे हैं, प्रशासनिक कारण। लेकिन वास्तविकता क्या थी? सांप्रदायिकता। और उसने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसको लागू किया 16 अक्टूबर 1905। कब लागू किया? 16 अक्टूबर 1905। यहां पर 2 बातें हैं, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। एक पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता है और वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है एंड्रयू फ्रेजर। एक पूर्वी बंगाल व असम जिसकी राजधानी ढाका है और वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है ब्रोमफील्ड फुलर। ये देखो, पश्चिमी बंगाल राजधानी कलकत्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर। पूर्वी बंगाल असम में कौन है? ब्रोमफील्ड फुलर, यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ये किस प्रकार सांप्रदाय के बीज बो रहे हैं आप इसके स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। जहाँ कर्जन कह रहा है ना कि हमने प्रशासनिक कारणों से किया है, आप फुलर के स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। फुलर कहता है मेरी 2 आंखें हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, मेरी 2 पत्नियां हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, जिसमें जो मुस्लिम पत्नी है वह अधिक प्रिय है। कौन कह रहा है? फुलर। कौन कह रहा है? फुलर कह रहा है। अब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से वो किस दृष्टि से देख रहे हैं। समझ गए बात को? तो यह है पश्चिमी बंगाल, यह है पूर्वी बंगाल, 2 भागों में विभाजित कर दिया। रूपरेखा 19 जुलाई 1905, लागू कब किया? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, गवर्नर याद है, राजधानी याद है, सब ठीक है। अब इसी तारीख को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन बंगाल में रक्षाबंधन, राखी दिवस मनाया गया। ठीक है, देखिए वैसे तो 16 अक्टूबर को बंगाल में क्या था? शोक दिवस। बंगाल में शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905। नोट, टैगोर के आह्वान पर राखी या रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। किसके आह्वान पर? रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी या रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। बंगाल में शोक दिवस इसी दिन मनाया गया, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, विभाजन लागू हुआ उस दिन शोक दिवस, लेकिन गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, भाईचारे के लिए, सद्भावना के विकास के लिए। समझ गए बात को? अब इस बंगाल विभाजन का परिणाम क्या था? बंगाल विभाजन का परिणाम यह हुआ जो मैंने आपको पहले बताया, भारत की राजनीति में उग्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ और स्वदेशी आंदोलन को गति मिली। स्वदेशी आंदोलन उठ खड़ा हुआ, स्वदेशी। इसी क्रम में 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, वो हुआ था बनारस में। वहां स्वदेशी प्रस्ताव पारित किया गया, स्वदेशी प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, इसी क्रम में 1906 जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वराज्य इसकी मांग उठी और इस प्रस्ताव को पारित किया गया। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। दोनों अधिवेशन का अध्यक्ष आपको याद रखना है। दोनों अधिवेशन कहाँ हुए थे ये भी आपको याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस, दादा भाई नौरोजी 1906 कलकत्ता।
दोनों याद रखना है। देखिएगा, परिणाम की बात करें, भारतीय राजनीति में उग्रवादी विचारधारा का जन्म और स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ। ठीक है, कब से? बंगाल विभाजन से। 1905 अधिवेशन स्वदेशी प्रस्ताव पारित। 1906 अधिवेशन स्वराज्य का प्रस्ताव पारित। 1905 की अधिवेशन अध्यक्षता लिख लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस में। 1906 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। तो ये थी कुछ बात बंगाल विभाजन की साथियों। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है कि किस प्रकार मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और 1907 कब? 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गई। कांग्रेस का विभाजन हो गया और उस समय कुछ उग्रवादी जो नेता थे उनके कांग्रेस के प्रति कुछ स्टेटमेंट है, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, देखिए उग्रवादी नेताओं के कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, उन्होंने कांग्रेस को क्या क्या कहा। ठीक है साथियों, चलिए देखिए, उसके बाद में बंगाल विभाजन के बाद में 1905, 1906, लेकिन अब जो उग्रवादी जो नेता है ना, उनको किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता का मौका नहीं मिल रहा था। परिणाम ये हुआ कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल गरम दल नेताओं में। देखिए आपको 1907 सूरत अधिवेशन, ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन है? 23वां अधिवेशन है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? रास बिहारी घोष ने। अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की है। कहाँ हुआ है? सूरत में हुआ है। ये अधिवेशन पहले नागपुर में प्रस्तावित था, लेकिन तिलक जी को अधिवेशन की अध्यक्षता करने से रोकने के लिए, नेतृत्व उग्रवादियों के हाथ में नहीं चला जाए, इसको रोकने के लिए नरम दल के नेताओं ने इसे सूरत में किया। कहाँ किया? सूरत में किया। इसका स्थान बदल दिया। पहले नागपुर में प्रस्तावित था, लेकिन तिलक को अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए इसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया। कहाँ कर दिया? सूरत कर दिया। फिर तिलक ने लालाजी का नाम प्रस्ताव में रखा कि लालाजी को ये लड़ना चाहिए, लेकिन गतिरोध बढ़ने से लालाजी ने अपना नाम वापस ले लिया। अंततः अश्विनी कुमार दत्त को इस अधिवेशन में उग्रवादी दल का उम्मीदवार बनाया गया। क्या बनाया? उम्मीदवार। चुनाव हुआ लेकिन हार गए। अश्विनी कुमार दत्त हार गया। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। बाद का आपका परिणाम सबको पता है। अधिवेशन में किस प्रकार चप्पलें फेंकी गई, किस प्रकार गतिरोध ज़्यादा बढ़ा, और कुल मिलाकर इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। मुख्य तथ्य यही हैं। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907। कौन सा था? 23वां। भूल जाओ तो गिन लेना, 1885 से लेके गिन लेना। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? रास बिहारी घोष। पहले प्रस्ताव कहाँ रखा था? इसका अधिवेशन कहाँ होना था? नागपुर में, लेकिन हुआ कहाँ? सूरत में। क्यों हुआ? तिलक जी को रोकने के लिए। ठीक है, फिर तिलक ने किसका नाम रखा? लालाजी का, लाला लाजपत राय का, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। अश्विनी कुमार दत्त को इसका उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो हार गए और अंततः इसकी अध्यक्षता की रास बिहारी घोष ने। ठीक है, दो भागों में बट गया। ये बात आपको सूरत अधिवेशन से याद रखनी है। इसके अलावा अब जब दो भागों में बट गया तो कुछ जो उग्रवादी नेता हैं, जिसमें विपिन चंद्र पॉल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, ठीक है, इन्होंने, अश्विनी कुमार दत्त हैं, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उनसे भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं, जैसे 4 दिन का तमाशा। कांग्रेस का जो अधिवेशन होते हैं, कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं, ये कुछ नहीं है, 4 दिन का तमाशा है। कौन कह रहा है? अश्विनी कुमार दत्त। कौन कह रहा है? अश्विनी कुमार दत्त। जो अश्विनी कुमार होते हैं, इनके पास 4 घोड़े होते हैं। आपने सुना है अश्विनी कुमारों का नाम? 4 घोड़े होते हैं। तो 4 दिन का तमाशा कौन है? अश्विनी कुमार दत्त। इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर लालाजी ने क्या कहा है? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा है। लालाजी ने क्या कहा है कि कांग्रेस का अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, बोला। कौन? लालाजी कह रहे हैं। चापलूसों का सम्मेलन है, वह मनोरंजन है, तिलक कह रहे हैं। कांग्रेस का अधिवेशन क्या है? चापलूसों का सम्मेलन है, वह मनोरंजन है, तिलक कह रहे हैं। राजनीतिक भिक्षावृत्ति बताई है, किसने? विपिन चंद्र पॉल। इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति बता रहे हैं। और तिलक जी अपने पत्रिका केसरी में कह रहे हैं कि यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो कोई सफलता नहीं मिलेगी, तिलक कह रहे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इनको आप अवश्य याद कर लें। ठीक है, 4 दिन का तमाशा किसने कहा? 4 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला, लालाजी। चापलूसों का सम्मेलन, तिलक।
राजनीतिक भिक्षावर्ती विपिन चंद्र पॉल, यदि साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, तिलक। ठीक है, बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा सूरत अधिवेशन है और कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे अगले वीडियो में, और इन्हें आप अवश्य याद कर लें, सही ढंग से याद कर लें। एक भी फैक्ट आपको छोड़ना नहीं है साथियों। बिल्कुल वरिष्ठ अध्यापक में आपका जो इतिहास का पार्ट है उसको ज़बरदस्त करवाएंगे। आप जो मैं बता रहा हूँ ना, इन चीज़ों का आप अवश्य याद रखें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।